बच्चों, आज हम आपका सिविक्स में चैप्टर 4 स्टार्ट ले रहे हैं, जिसका नाम है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है? मतलब आपको पता है पॉलिटिक्स क्या है, ठीक है। अब जो इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, तो ये चैप्टर पूरा इलेक्शंस पे है कि इलेक्शंस क्यों होते हैं, क्यों ज़रूरी है इलेक्शन किसी डेमोक्रेसी में, और इलेक्शन होने के फ़ायदे क्या हैं, इलेक्शन होने के नुकसान क्या हैं, और मतलब क्या ज़रूरत है इलेक्शंस की, ठीक है। सो ये सब हम पढ़ेंगे। चैप्टर 4 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स सिविक्स का हम स्टार्ट ले रहे हैं, आपका चैप्टर 4, ठीक है। सो अब हम देखेंगे कि भाई क्या है इस चैप्टर में। तो ये जो चैप्टर चालू होता है, ये चैप्टर चालू होता है एक हरियाणा की छोटी सी स्टोरी में। इसमें दिखाया गया है कि हरियाणा में असेंबली इलेक्शंस हुए, मतलब हरियाणा स्टेट में इलेक्शंस हुए, और ये इलेक्शंस कब हुए थे? 1987 में। एक स्टोरी से ये चैप्टर चालू होता है कि 1987 में हरियाणा में स्टेट असेंबली इलेक्शंस हुए, और उस टाइम कांग्रेस पार्टी थी फुल पावर में, ठीक है। 1987 में हरियाणा में पावर में थी कांग्रेस पार्टी। तो उस टाइम जो चौधरी देवीलाल था, चौधरी देवीलाल करके एक आदमी था जिसने हरियाणा संघर्ष समिति बनाई हुई थी पार्टी। तो उसने क्या किया था, वो उन इलेक्शंस में खड़ा रहा था। उसने लोगों को प्रॉमिस किया था कि भाई अगर आप मुझे इलेक्शंस में खड़ा करोगे तो मैं आपके जो जितने भी फार्मर्स को स्पेशली प्रॉमिस किया था कि मैं फार्मर्स के सारे लोन माफ़ कर दूंगा। वेव करना, WAIVE वेव करना, मैं माफ़ कर दूंगा। तो इस तरह से मतलब चौधरी देवीलाल ने ऐसे प्रॉमिस किए लोगों को, और उसने दिखाया कि भाई मैं बहुत ही अच्छे काम करूंगा। तो कांग्रेस जो कि पावर में थी, तो लोगों ने कांग्रेस को उस साल वोट ना देके किसको वोट दिया? चौधरी देवीलाल सिंह की पार्टी को वोट दिया, ठीक है। सो देवीलाल को क्या बना दिया गया? हरियाणा का चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। सो मतलब उस टाइम हरियाणा में टोटल 90 सीट्स थी। सीट्स का मतलब कोई वो बैठने की कुर्सी नहीं, सीट्स मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं। मतलब एक बड़ा स्टेट होता है, बड़ा सा स्टेट होता है, उसमें वो जो छोटे छोटे जो जगह होती हैं उन्हें सीट्स कहा जाता है। तो ऐसे टोटल 90 सीट्स थी, ठीक है। सो लोकदल एंड इट्स पार्टनर्स वन 76 सीट्स आउट ऑफ 90 सीट्स, ठीक है। सो लोकदल और उसके पार्टनर्स ने 76 सीट्स जीती, और उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम लोन्स सारे माफ़ कर देंगे फार्मर्स के, ठीक है। और मतलब इन्होंने क्या किया था, जो चौधरी देवीलाल सिंह हैं उन्होंने दूसरी पार्टीज का भी साथ लिया था। मतलब ये हरियाणा संघर्ष समिति के ये देवीलाल सिंह जी थे। सो लोकदल पार्टी से वो लड़ रहे थे चुनाव, और उन्होंने जो है 76 सीट्स जीत के उन्होंने उनकी पार्टी जीत गई, लोकदल पार्टी उनके दूसरे पार्टनर्स के साथ जीत गई, और मतलब CM बन गए वो, ठीक है। सो यहाँ आपने देखा कि पावर में कांग्रेस थी, पर लोगों ने क्या किया, लोगों ने इलेक्शंस में डिसीजन लिया। इलेक्शंस में डिसीजन लिया तो जीता किसको दिया? जीता दिया एक नए इंसान को, ठीक है। चौधरी देवीलाल ने मतलब न्यू थे, उनको जिता दिया। तो आप देख सकते हो कि इलेक्शंस का पावर कितना है। और फिर दूसरे इलेक्शंस में इन्हीं लोगों ने फिर से देवीलाल सिंह को वोट ना दिया, उन्होंने किसी और पार्टी को वोट दिया। अब आप यहाँ देखो लोगों का पावर, मतलब इलेक्शंस का पावर क्या है। मतलब जब लोगों को लगा भाई ये हमारे लिए काम करेंगे, उन्होंने वोटिंग करी उनको, पर उन्होंने इलेक्शन जीतने के बाद या तो इतना खास काम नहीं किया होगा, या लोगों की जो उम्मीदें हैं उन पे वो पूरे नहीं उतरे होंगे, तो लोगों ने फिर नेक्स्ट टाइम उन्हें वोट नहीं दिया, ठीक है। सो इस तरह से मतलब जो ये देवीलाल सिंह जी हैं नेक्स्ट टाइम नहीं बन पाए, मतलब वापस मुख्यमंत्री नहीं बन पाए हरियाणा के। तो इसका मतलब ये सारा पावर किसके पास होता है? इलेक्शंस में लोगों के पास होता है। अच्छा, इलेक्शंस की ज़रूरत क्या है? वाई डू वी नीड इलेक्शंस? तो देखो, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। मतलब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब डेमोक्रेसी तो है हमारी, डेमोक्रेसी में बाय द पीपल फॉर द पीपल टू द पीपल है। मतलब सब लोगों के हिसाब से होता है, लोग चूज करते हैं लोगों का फैसला, पर रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करने पड़ते हैं हमें। हमारे जो है नॉमिनेटिव्स, जो नॉमिनेशंस चूज करने पड़ते हैं। रिप्रेजेंटेटिव्स का मतलब हमें सामने हमारा रिप्रेजेंटेटिव चूज करना पड़ता है। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब कि जो हमारा भाई हमारे लिए स्टैंड लेगा, ठीक है। जैसे कि भाई हम चाह रहे हैं मंदिर बने, ठीक है,
हमारे यहाँ मंदिर बने। तो अब हम तो कुछ नहीं है, मतलब हम लोग एक नॉर्मल पीपल हैं, ठीक है। तो हम जाके किसको बोलेंगे मंदिर बने, ठीक है, कि हम चाह रहे हैं हमारी एरिया में मंदिर बने। तो हम ये सीधा हमें पता नहीं है कहाँ जाना है, किसको बोलना है। पर अगर हम ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव तक बात पहुंचा दें, मतलब रिप्रेजेंटेटिव जो हमारी एरिया से, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़ा हुआ इलेक्शन में, हम उस तक बात पहुंचा दें कि भाई हमें, आपको पता होगा इलेक्शंस के टाइम आपके घर वो पर्चे आते हैं, तो उनमें आपके एरिया से कौन सा लीडर खड़ा है उसका नाम आता है कि ये लीडर आपके एरिया का है। तो अगर आप कहीं से उस तक बात पहुंचा दो कि भाई हम चाह रहे हैं हमारी एरिया में मंदिर बने, तो वो थोड़ा आगे, क्योंकि वो पावर रखता है, आपने ही उसको चुना है, वो रिप्रेजेंटेटिव है आपका, ठीक है, क्योंकि वो आपकी एरिया को रिप्रेजेंट करता है, वो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता है। तो आप आगे वो बात पहुंचा सकते हैं, मतलब वो आगे बात पहुंच जाएगा, ठीक है। सो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है ये, मतलब आप अपने लिए रिप्रेजेंटेटिव रखते हो, मतलब ये सारे लीडर्स कौन है, रिप्रेजेंटेटिव हैं। सो वोटर्स कैन मेक मैनी चॉइसेस, हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं। हम जो वोटर्स हैं, आप अगर कभी अपने पेरेंट्स के साथ वोटिंग करने गए हो, अगर आपने कभी देखा हो, मेरे अलाउ तो खैर नहीं करते हैं 2 जनों को, आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो, तो उनको जो वोटिंग, उनको जो चूज करने के लिए दिया जाता है उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, बहुत सारी पार्टियां होती हैं। दे कैन चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम, तो आप वोटर्स चूज कर सकते हैं कि उनके लिए कानून कौन बनाएगा। दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजंस, वोटर्स चूज कर सकते हैं कि गवर्नमेंट कौन बनाएगा और फैसले कौन लेगा। दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग, तो वो पार्टी चूज कर सकते हैं कि पॉलिसीज कि जो पॉलिसीज बनाएंगी और वो गवर्नमेंट को गाइड करेंगी और लॉ भी बनाएंगी, ठीक है। तो मतलब पीपल के पास पावर क्या है, पीपल के पास पावर है, बहुत सारी चॉइसेस हैं, लोगों के पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, और वो चूज कर सकते हैं कि गवर्नमेंट कौन बनाएगा, कौन डिसीजंस लेगा। वो पार्टी चूज कर सकते हैं जो पॉलिसीज बनाएगी, जो सरकार को, मतलब सरकार क्या करती है, नई नई पॉलिसीज बनाती है, नए नए लॉज बनाती है, ठीक है। सो इस तरह से मतलब पीपल का इतना ज़्यादा पावर है डेमोक्रेसी में, ठीक है। व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, ठीक है, इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक क्या बनाती है, क्या चीज़ इलेक्शन को डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक मतलब, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी मतलब भाई कहते हैं ना भाई सब लोगों के हिसाब से, लोकतंत्र। तो इलेक्शन लोगों के हिसाब से कब होते हैं, तो फर्स्ट एबिलिटी टू चूज, ठीक है, हमारे पास चॉइस करने की एबिलिटी है, मतलब हर पर्सन के पास एक वोट है और हर वोट की वैल्यू है, ठीक है। वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू का मतलब एक वोट की एक वैल्यू है। पहले कई देश ऐसे थे, अभी भी होंगे, शायद कहीं कहीं होंगे जो डेमोक्रेसी ना हो, तो वहाँ पे औरतों के एक वोट की आधी वैल्यू होती है, मतलब 2 औरतें वोट करें तो जाके एक वोट बनता है, ऐसा होता है। सो मतलब यहाँ ऐसा नहीं है, हमारी इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हमारे पास एक पर्सन के पास एक वोट है और एक वैल्यू है। देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम, ठीक है, तो कुछ हमारे पास कुछ होना चाहिए चॉइस करने के लिए। फ्री इलेक्शंस एंड चॉइसेस टू द वोटर्स, ठीक है, हमारे पास मतलब इलेक्शंस एकदम फ्री होने चाहिए, मतलब बिना किसी माल प्रैक्टिसेस के, कोई करप्शन ना हो, वैसा कुछ नहीं होना चाहिए। एंड हमें पूरी चॉइस मिलनी चाहिए, ठीक है। चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल, और ये जो चॉइस है हमें रेगुलरली मिलनी चाहिए। अब जैसे एक चीफ मिनिस्टर बन गया, ठीक है, जैसे वो देवीलाल सिंह जी की बात करो, वो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर बन गए। अब समझो 5 साल बाद इलेक्शंस आए, उन्होंने बोला नहीं भाई इस साल तो इलेक्शन नहीं होंगे, मैं तो अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं इलेक्शंस नहीं होने दूंगा। उन्होंने नहीं होने दिए, पर लोग उनसे खुशी नहीं थे, उन्होंने इलेक्शन नहीं होने दिए और 5 साल के लिए वो कुर्सी पे बैठे। तो ऐसे तो 10 साल बैठ गए, पर लोगों को तो वो चाहिए नहीं थे। तो इसीलिए मतलब आपको इलेक्शंस रेगुलर इंटरवल पे कराने पड़ेंगे एक डेमोक्रेसी में, ठीक है। अच्छा, जो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, देखें जो कैंडिडेट्स हैं, कैंडिडेट्स प्रिफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। अच्छा, और क्या होना चाहिए,
जो हम लोग चाह रहे हैं, जो कैंडिडेट्स चाह रहे हैं हम जीतें, उनको वो इलेक्शन में होने चाहिए और वो हम उनको इलेक्ट कराएं। इलेक्शन शुड बी इन फ्री एंड फेयर मैनर, और इलेक्शंस जो हैं एकदम फ्री और फेयर मैनर में होने चाहिए, ठीक है, एकदम फ्रीली होने चाहिए। जो इलेक्शंस हैं उसमें कुछ भी ऐसे झोलझाल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है, इज इट गुड टू हैव अ पॉलिटिकल कंपटीशन? क्या पॉलिटिकल कंपटीशन होना अच्छा है? या अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, व्हाई इलेक्शंस या पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन्स गुड? पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन्स अच्छे क्यों हैं? ठीक है, क्यों अच्छे हैं? बिकॉज लीडर्स आर रिक्वायर्ड टू वर्क हार्ड टू रिमेन इन पावर और टू गेन इट। देखो क्यों अच्छे हैं पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन, क्योंकि जो लीडर्स हैं उनको मतलब उनको मेहनत करनी पड़ती है पावर में रहने के लिए, या पावर को गेन करने के लिए लीडर्स को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर समझो कंपटीशन नहीं होता, इलेक्शन नहीं होते, तो कोई मेहनत ही नहीं करता ना, कोई काम ही नहीं करता, ठीक है। अगर अभी देखो जैसे एग्जाम्स नहीं होते, अब आपकी हालत देखो, आप में से बहुत लोग अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, पर यही लोग थे जब सब कुछ सही था, एग्जाम्स हो रहे थे, वो कैसे अच्छे से पढ़ते थे। पर आजकल आप लोग नहीं पढ़ रहे हो अच्छे से क्योंकि एग्जाम्स नहीं है, तो आप लोगों की ऐसे क्वालिटी गिर जाएगी। आप जब तक मतलब एग्जाम्स नहीं होंगे, बच्चों की क्वालिटी गिरती जाएगी क्योंकि वो पढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है। तो उससे मतलब एग्जाम्स क्यों होते हैं? ताकि बच्चों की क्वालिटी बनी रहे, बच्चे पढ़ते रहें। तो आजकल एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं, मतलब वो ऑब्वियसली ऑनलाइन हो रहे हैं पर प्रॉपर एग्जाम नहीं हो रहे हैं, पेन पेपर वाले एग्जाम नहीं हो रहे हैं। तो इससे क्या प्रॉब्लम होगी? जो अगर पेन पेपर वाले एग्जाम, ऑब्वियसली पैंडेमिक है, कोरोना है, तो कहाँ से होंगे? तो ये एग्जाम नहीं हो रहे हैं, तो आप मेहनत ही नहीं करोगे तो ऑब्वियसली आप पढ़ोगे नहीं तो आपकी क्वालिटी नहीं बनेगी एजुकेशन में, आप आगे का जो स्टैंडर्ड्स है उसका बेस नहीं बन पाएगा। सो उसी तरह से लीडर्स का है, इलेक्शन नहीं होंगे तो निश्चिंत हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन क्या है? एक तरह का एग्जाम है, कंपटीशन है इनके लिए। अगर वो नहीं होगा तो वो मेहनत नहीं करेंगे तो वो मेहनत मतलब क्या? लोगों की सेवा करनी पड़ती है, लोगों के काम करने पड़ते हैं, लोग जो चाहते हैं वो काम पूरे करने पड़ते हैं, ठीक है। तो वो कुछ करेंगे ही नहीं ऐसा, क्योंकि उन्हें पता है भाई हम तो सर्वे है, हमको तो कोई हरा ही नहीं सकता है। To remain in power or to gain it. It is a reward for serving and at the same time punishment for not perform. इलेक्शंस एक तरह का वो है, अगर इलेक्शंस में आप सर्व कर रहे हो लोगों को, अगर आप लोगों की सेवा कर रहे हो, अगर एक पॉलिटिकल लीडर, अगर एक मंत्री लोगों का मान रहा है, लोगों के लिए काम कर रहा है, तो उसको इनाम मिलेगा, सेवा मिलेगी, सेवा मतलब सेवा का फल मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। पर अगर वो समझो नहीं परफॉर्म कर रहा है ड्यूटी, वो मतलब नेता बन गया पर कुछ कर नहीं रहा है, तो उसको पनिशमेंट मिलेगा। पनिशमेंट मतलब नेक्स्ट टाइम उसको वोट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। इलेक्शंस मोटिवेट पॉलिटिकल लीडर्स टू वर्क। इलेक्शंस होते हैं तो ही पॉलिटिकल लीडर्स को मोटिवेशन बना रहता है काम करने का, इलेक्शंस नहीं होते तो वो काम ही नहीं करते, ठीक है। सो इलेक्शंस क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि लीडर्स वर्क हार्ड करते हैं उसकी वजह से, और एक तरह से लीडर्स के लिए वो रिवॉर्ड होता है काम का, और अगर नहीं करते हैं तो पनिशमेंट होती है। और इलेक्शन से वो मोटिवेटेड रहते हैं, उनको उससे प्रेरणा मिलती है कि काम करें, क्योंकि उन्हें पता फिर इलेक्शन आएंगे। जैसे कि आप लोगों को एग्जाम्स मोटिवेशन देता है पढ़ाई करने के लिए। बेसिकली एग्जाम्स क्यों होते हैं? आप पढ़ाई करो, ठीक है। वो कंपटीशन नहीं होता है, एग्जाम कंपटीशन नहीं होते हैं। एग्जाम इसलिए लिए जाते हैं कि बच्चा पढ़े, ठीक है। अगर एग्जाम्स नहीं होते तो बच्चा पढ़ता नहीं है। डीमेरिट्स ऑफ इलेक्टोरल कंपटीशन या इलेक्शंस, ठीक है। जो इलेक्शन है उसके डीमेरिट्स, उसकी बुरी बातें क्या हैं? इलेक्शंस की अच्छी बातें तो हैं, मैंने इतनी सारी अच्छी बातें बताई कि भाई लीडर्स कंपटीशन में रहते हैं, लीडर्स मेहनत करेंगे, पर बुरी बातें क्या हैं? इलेक्शंस की बुरी बातें क्या हैं? सो बुरी बातें हैं, इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी, मतलब लोगों में एक सेंस ऑफ डिसयूनिटी रहती है, मतलब लोग एकदम एक मतलब यूनाइटेड नहीं होते हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के खिलाफ हो जाती हैं। पार्टीज लेवल एलिगेशंस यूज डर्टी ट्रिक्स, और जो पार्टीज होती हैं, जो अलग अलग पार्टीज होती है, जैसे कांग्रेस है, भाजपा है, अलग अलग पार्टीज होती हैं, वो सारी पार्टीज क्या करती हैं? खराब ट्रिक्स यूज करती हैं और एक दूसरे पे गलत इल्ज़ाम एलिगेशंस लगाती हैं, ठीक है। सो इस तरह से अगर इलेक्शंस होते हैं, मतलब इलेक्शंस अगर होते हैं तो एक सेंस ऑफ डिसयूनिटी होती है, मतलब लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं, पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ खराब आरोप लगाती हैं,
नो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज कैन बी फॉर्मुलेटेड। इलेक्शंस की वजह से लंबे समय तक कोई पॉलिसी बना ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि सपोज एक पार्टी ने जीती इलेक्शन, अब उसने कोई नई योजना चालू कराई, अब ऑब्वियसली ये जो सरकारी काम है उनको टाइम लगता है, तो वो पार्टी 5 साल के लिए रहेगी। अब वो समझो वो योजना 15 साल मांग रही है, अब वो पार्टी 5 साल में चली जाएगी, तो वो तो योजना ऐसी की ऐसी धरी की धरी रह गई ना। सपोज कोई गरीबों के लिए कोई नई कल्याण योजना चालू की गई, गरीबों का भला हो, पर योजना तो ऐसे ही बंद हो गई। तो नो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज कैन बी फॉर्मुलेटेड। इलेक्शंस की वजह से एक पार्टी लंबे समय तक टिकती नहीं है और उसकी वजह से लंबे समय तक इलेक्शंस हो नहीं पाते हैं। लंबे समय तक अच्छे काम, जो अच्छी पॉलिसीज है वो बन नहीं पाती हैं। गुड पीपल हु मे विश टू सर्व द कंट्री डू नॉट एंटर दिस एरेना। और कई अच्छे लोग डरते हैं, मतलब कई अच्छे लोग जो चाहते हैं हम देश की सेवा करें, पर वो इलेक्शंस की गंदगी में नहीं उतरना चाहते। उन्हें इलेक्शंस, वो जो पॉलिटिक्स से उन्हें डर लगता है, क्योंकि पॉलिटिक्स में कंपटीशन, एक दूसरे पे कीचड़ उछालते हैं, डर्टी ट्रिक्स, एक दूसरे का नाम गलत गलत चीज़ों में लिंक करते हैं एक दूसरे के खिलाफ। तो कई अच्छे लोग हैं वो जो हैं नेता बनना ही, मतलब बहुत अच्छी काबिलियत रखते हैं, पर वो कभी इलेक्शंस में उतरते ही नहीं है। वो देश को सेवा करना चाहते हैं पर वो पॉलिटिक्स में नहीं उतरते हैं। ठीक है, तो ये सारे डीमेरिट्स हैं इलेक्टोरल कंपटीशन के। ठीक है बच्चों, हमने अभी अभी पढ़ा कि भाई इलेक्शंस, भाई डेमोक्रेटिक, हम भाई इलेक्शंस क्यों होते हैं, और हमने ये भी पढ़ा कि इलेक्शंस की अच्छाइयाँ क्या हैं, बुराइयाँ क्या हैं, हमने सब पढ़ा। मतलब पर ये बात है कि हमारे देश में तो इलेक्शंस होते हैं, और हमारे देश में क्योंकि डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं। पर सिस्टम क्या है इलेक्शंस का? व्हाट इज अवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन? सिस्टम क्या है इलेक्शंस का? सो देखो, 2 तरह से इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं। एक लोकसभा इलेक्शंस, एक विधानसभा इलेक्शंस। 2 इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा और विधानसभा। जो लोकसभा इलेक्शन होते हैं उन इलेक्शंस को करने से हम लोग प्रधानमंत्री चुनते हैं देश का, और जब विधानसभा इलेक्शंस होते हैं वो इलेक्शंस करने से चीफ मिनिस्टर को चुना जाता है। लोकसभा इलेक्शंस जो होते हैं वो टाइम टू टाइम होते हैं, और मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में होते हैं, 5-5 साल में होते हैं, और हर स्टेट में, मतलब स्टेट में कराए जाते हैं, और वो महीने के अंदर करते हैं। और विधानसभा इलेक्शंस होते हैं, विधानसभा इलेक्शंस जो होते हैं उनका कुछ फिक्स टाइम नहीं होता, क्योंकि वो स्टेट इलेक्शंस होते हैं। चीफ मिनिस्टर जो चूज करना वो स्टेट का होता है। ठीक है, जैसे अभी हमारे स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं विजय भाई रूपानी। ठीक है, सो वो कैसे आए हैं? वो विधानसभा इलेक्शंस में जीत के आए हैं। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो नरेंद्र मोदी हैं, सो वो कैसे जीते हैं? वो लोकसभा इलेक्शंस में जीत के आए हैं। ठीक है, सो 2019 में जो लोकसभा इलेक्शंस हुए थे, सो वहाँ वो महीने के अंदर हुए थे। अगर आपने फॉलो किया हो तो महीने के अंदर एक स्टेट पे हुए थे, मतलब होता एक ही टाइम पे है पर महीना लग जाता है पूरे देश में होने में। तो इलेक्शंस, तो आपको लोकसभा इलेक्शंस, विधानसभा इलेक्शंस, लोकसभा से प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है, विधानसभा से चीफ मिनिस्टर। सो अब देखो जनरल इलेक्शंस क्या होते हैं? जनरल इलेक्शंस, तो जनरल इलेक्शंस वो होते हैं, वो इलेक्शंस जो कि पूरे देश में होते हैं। इट हैपन्स इन होल कंट्री, पूरे देश में होने वाले इलेक्शंस को कहा जाता है जनरल इलेक्शंस। फिर बाय इलेक्शंस, बाय इलेक्शंस क्या होता है? When in an constituency a MLA or MP dies or resigns, by election is taking place. बाय इलेक्शन क्या होता है? सपोज किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, सपोज किसी कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें एक MLA या MP मर जाता है या रिजाइन कर देता है, तो उसकी जगह खाली हो जाती है, उसकी सीट खाली हो जाती है, तो फिर से इलेक्शन करना पड़ता है उसकी सीट को भरने के लिए, तो उसे कहते हैं बाय इलेक्शन, मतलब अचानक से कराया जाता है। जनरल इलेक्शंस क्या होते हैं? जनरल इलेक्शंस भाई एक टाइम के, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद होते हैं, भाई 5 साल के बाद हुए, ये एक टाइम फिक्स होता है। पर जो बाय इलेक्शन होते हैं उनमें कुछ टाइम फिक्स नहीं होता है। ठीक है, जो बाय इलेक्शन होते हैं उसमें शायद कभी कोई रिज़ाइन कर दे अचानक से, कभी किसी की डेथ हो जाए, तो उसकी जो कुर्सी है, सीट है, वो खाली हो जाती है, और इसलिए फिर एकदम तुरंत बाय इलेक्शंस कराने पड़ते हैं। अब यहाँ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती हैं? सो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, दीज आर एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब, देखो अभी हमारी इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, आपको पता है हमारी इंडिया जो है, हमारी इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, तो इतनी बड़ी इंडिया में
इलेक्शन कराना कोई मस्ती नहीं है। तो हमारी कंट्री को टोटल 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया गया है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब क्या होता है? दीज आर एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन, मतलब एरिया के हिसाब से एक एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है। जैसे आप किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहते हो तो आपको आप किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रह रहे हो, सपोज आप किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रह रहे हो तो आपका एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, ठीक है। आपकी फिर कोई मासी वगैरह है वो कहीं और किसी स्टेट में रह रही हैं, उसका रिप्रेजेंटेटिव कोई और होगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसे डिसाइड की जाती है, जैसे गुजरात एक बहुत बड़ा स्टेट है तो हमारे गुजरात में बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी, ठीक है। और भाई जैसे मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, ये बड़े स्टेट्स हैं, ठीक है इनमें। और जैसे गोवा है, सो गोवा एक छोटा सा स्टेट है, वहाँ इतनी पॉपुलेशन नहीं है तो वहाँ एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी। कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब सीट मतलब भाई जो इतनी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन मिलके अपना एक जना नियुक्त करती है तो हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। सो टोटल ऐसे पूरे देश में, हमारी पूरी इंडिया में 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, ठीक है। सो अब मतलब जो लोकसभा इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा इलेक्शंस में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक जना जीतता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मतलब आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से सपोज एक जना जीता तो उसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। सो लोकसभा में टोटल 545 कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं। अब आप कहोगे मैडम इंडिया में 543, अब आप कह रहे हो लोकसभा इलेक्शंस में 545 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, तो ये दो जो सीट्स होती है ना, दो सीट्स जो होती हैं वो प्रेसिडेंट के हाथ में होती हैं। जो प्रेसिडेंट इन सीट्स पे एंग्लो इंडियंस को बिठाते हैं। एंग्लो इंडियंस कौन होते हैं? एंग्लो इंडियंस मतलब कुछ ऐसे ब्रिटिशर्स जो इंडिया में रह गए थे, मतलब उनके जो वंशज थे वो ब्रिटिशर्स थे और वो इंडिया में ही रह गए, मतलब फॉरेनर्स। तो ये दो फॉरेन सीट्स मतलब हैं इंडियन पर वो हैं कौन से उसके? वो हैं ब्रिटिश। तो ऐसे एंग्लो इंडियंस को दो प्रेसिडेंट के पास पावर होता है, 2 सीट्स प्रेसिडेंट भरते हैं। और 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज लोकसभा में कैसे भरती हैं? वो हम लोग चुन के भेजते हैं। जैसे भाई आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन हुआ, फिर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन होता है, ठीक है। सो इस तरह से 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से और 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी प्रेसिडेंट की होगी, तो टोटल 545 है। तो इसमें से 50% सीट्स समझो भाई 545 का आधा कर लो, सपोज 272 कुछ ऐसी सीट्स अगर कोई पार्टी जीत रही है तो वो पार्टी विनिंग पार्टी हो जाती है, रूलिंग पार्टी हो जाती है, और फिर जो प्राइम मिनिस्टर है उसी पार्टी का होता है, ठीक है। सो इस तरह से ये पूरा सिस्टम काम करता है। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब सीट का मतलब भाई रिप्रेजेंटेटिव चुनना। अब आपकी एरिया के हिसाब से, आपकी एरिया की पॉपुलेशन के हिसाब से रिप्रेजेंटेटिव चुनना, ठीक है। तो ये सारी मैंने बात ना किसके संदर्भ में की? मैंने सारी बात लोकसभा इलेक्शंस मतलब प्राइम मिनिस्टर का चुनाव करते हैं उसके रिलेशन में मैंने ये सारी बात की आपसे। अब स्टेट्स के केस में सोचते हैं क्या होता है। तो सिमिलरली इन केस ऑफ स्टेट्स के केस में क्या होता है? ईच स्टेट हैज अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब देखो हर स्टेट के पास एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। हर स्टेट के पास एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ मतलब हर स्टेट की अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। मैंने जैसे बोला ना गोवा को सिर्फ एक ही है, जबकि किसी स्टेट कोई बड़ा सा स्टेट होगा उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज 19 या 20 होंगी। मतलब उस स्टेट में 19 से 20 जगह इलेक्शंस कराए जाते हैं छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंसीज बोल के। तो मतलब हर स्टेट की अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं। तो और उन कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो जना जीतता है उसे एमएलए कहा जाता है। मैं ये स्टेट्स के हिसाब से इलेक्शन बताती हूँ। मैंने क्या बताया? 2 इलेक्शंस होते हैं, एक लोकसभा विधानसभा। लोकसभा इलेक्शन में जो जीतते हैं उन्हें एमएलए कहा जाता है, उन्हें एमपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमपी का फुल फॉर्म मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मतलब लोकसभा इलेक्शंस में जो जीतते हैं उन्हें एमपी कहा जाता है और उन्हीं की पार्टी का कोई प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है लोकसभा इलेक्शंस में जो जीतती है पार्टी। और विधानसभा इलेक्शंस में जो जीतते हैं उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। और विधानसभा इलेक्शंस में जो लोग जीतते हैं उन्हें एमएलए कहा जाता है। विधानसभा मतलब वो अपने एरिया से जीत के आते हैं, एमएलए, ठीक है। सो इलेक्टेड लीडर्स आर नोन एज एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली।
सो एग्जाम्पल है, जैसे हरियाणा की मैंने बात की थी आपसे, ठीक है। सो हरियाणा में टोटल 90 सीट्स हैं, मतलब 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी हरियाणा में। तो उस टाइम जो मैंने आपको शुरू में जो हमने आते ही एक स्टोरी देखी थी भाई, मैंने आपको हरियाणा की बात बताई थी, जैसे हमने चालू किया था चैप्टर, तो मैंने आपको बताया था कि भाई उनकी पार्टी लोकदल जीती थी। तो लोकदल पार्टी 90 में से 60 सीट्स हासिल करके जीती थी, ठीक है। मैंने आते ही आपको ये जो चैप्टर चालू ही हुआ था हरियाणा के एग्जाम्पल से ही मैंने चालू किया था, ठीक है। सो लोकदल पार्टी इलेक्शन जीती थी और 60 सीट्स के साथ जीती थी, ठीक है। तो मतलब एमएलए देखो फिर से 2 होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, 2 इलेक्शंस होते हैं, सॉरी राज्यसभा नहीं, लोकसभा और विधानसभा 2 इलेक्शन होते हैं, लोकसभा विधानसभा। लोकसभा में क्या होता है, लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर चूज किया जाता है, विधानसभा में चीफ मिनिस्टर चूज किया जाता है। लोकसभा में जनरल इलेक्शंस कराए जाते हैं जो कि सारे देश में होते हैं। बाय इलेक्शन कब होते हैं, जब भी कोई मर जाता है या कोई रिजाइन कर देता है। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज लोकसभा में कितनी है, टोटल 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और 543 + 2 प्रेसिडेंट की है, सो 545 हुई। स्टेट्स में क्या होता है, स्टेट्स विधानसभा इलेक्शंस जिसमें चीफ मिनिस्टर चुने जाते हैं वो स्टेट्स में होते हैं, ठीक है। तो हर स्टेट में स्पेसिफिक नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। इलेक्टेड मेंबर्स आर नोन एज एमएलए, जो इन कॉन्स्टिट्यूएंसी में विधानसभा में जीतते हैं उन्हें एमएलए कहा जाता है। हरियाणा लोकदल जिसमें 60 सीट्स हैं, ठीक है। सो ये हुआ आपका जो है सिस्टम ऑफ इलेक्शंस हुआ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखें पीछे, अब देखो कई स्टेट्स में मतलब हमारे देश में रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी रखी जाती हैं। जहां रिजर्व्ड आता है आप समझ लो, रिजर्व्ड का मतलब होता है SC ST OBC, मतलब जो वीकर सेक्शंस हैं सोसाइटी के, उनके लिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज रखी गई हैं। जब हमारे देश का संविधान बन रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था और डिसाइड किया गया कि हमारे देश में इलेक्शंस होंगे, तो तब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले हैं उनको पता था हमारे देश में वीकर सेक्शंस भी बहुत हैं। वीकर सेक्शंस मतलब SC ST OBC। आजकल की बात नहीं कर रही हूँ, आजकल तो ये लोग हमसे भी, जनरल वालों से भी उनकी अच्छी हालत है, मतलब ऐसे नहीं है, भेदभाव नहीं कर रही हूँ मैं, आपको एक बात बता रही हूँ कि पहले उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी, बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था, स्कूल्स में एडमिशन्स नहीं दिया जाता था और उनको ऐसे ही बोला जाता था तुम्हारा काम भाई सिर्फ सफाई करना है, गटर साफ करना ही है, तुम पढ़ लिख नहीं सकते हो, तुम्हारे बच्चे पढ़ लिख नहीं सकते हैं, इतनी बुरी हालत थी। पर आजकल ये सारे लोग अभी आप देखोगे अच्छी अच्छी पोजीशंस में, कमिश्नर हैं, IAS हैं, IPS हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं। सो ये सब क्यों, कैसे पॉसिबल हुआ, ये इतने वीकर सेक्शंस इतने उठ के कैसे ऊंचे आए। सो ये सारे वीकर सेक्शंस क्योंकि हमारे संविधान बनाने वालों में, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को यह पता था कि इनको ये वीकर सेक्शंस हैं, इनको भाई बल चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, इनको रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज उनके लिए बनाई। रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है तो मैं आपको बताती हूँ। तो देखो पहले ओपन इलेक्टोरल कंपटीशन, अब देखो ओपन इलेक्टोरल कंपटीशन होता है, मतलब कंपटीशन सबके लिए हो, तो उसमें क्या होगा, वीकर सेक्शन में नॉट स्टैंड अ गुड चांस टू विन। अगर ओपन इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूशन मतलब सपोज उनको रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं रखा गया, उनके लिए सीट्स ना छोड़ी गई हो, तो ये लोग मतलब इनके साथ क्या हो सकता है, भेदभाव हो सकता है, ठीक है। जो वीकर सेक्शन है वो शायद उनको जीतने का चांस नहीं मिले। क्यों वीकर सेक्शन क्यों नहीं जीतेगा, आप बताओ वीकर सेक्शन क्यों नहीं जीतेगा। सो कारण क्या है, पहला कारण लैक ऑफ रिसोर्सेज, इनके पास साधन नहीं होंगे, वीकर सेक्शन है। ये एजुकेटेड कम होंगे, शायद इनके इतने कॉन्टेक्ट्स ना हो क्योंकि वो वीकर सेक्शन से हैं। और कई बारी जो बहुत ज़्यादा पावरफुल लोग हैं उनको दबा सकते हैं, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, कॉन्टैक्ट नहीं है, तो उनको दबाया भी आराम से जा सकता है। तो मेकर्स ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन थॉट ऑफ अ स्पेशल सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर द वीकर सेक्शंस। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, मतलब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे, उन्होंने रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए एक स्पेशल सिस्टम सोचा, ठीक है। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे उन्होंने हमारे रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए स्पेशल सिस्टम सोचा वीकर सेक्शंस के लिए, ठीक है। करंटली इन द लोकसभा 84 सीट्स आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड 47 फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। तो अभी हमारे जो लोकसभा के जो इलेक्शंस हैं उसमें जो लोकसभा मैंने आपको कितनी बताई, कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती हैं, 543। तो उसमें से उनके लिए 84 कॉन्स्टिट्यूएंसीज
स्केड्यूल कास्ट वालों के लिए रखी गई कि 84 सीट्स पे स्केड्यूल कास्ट वाले ही बैठेंगे और 47 सीट्स पे स्केड्यूल ट्राइब वाले ही बैठेंगे। ठीक है, आप समझ लो 543 सीट्स होती हैं। ठीक है, अब हम कैलकुलेशन बिठाते हैं कि जनरल वालों के लिए कितनी रही। ठीक है, मैं आपको कैलकुलेशन करके बताती हूँ। सो देखिए यहाँ पे अभी हम कैलकुलेशन बिठाते हैं कि भाई जनरल वालों के लिए कितनी बची सीट्स। सो 84 सीट्स हैं एससी के लिए, 84 सीट्स हैं एससी शेड्यूल कास्ट के लिए हैं। फिर 47 है एसटी के लिए। ठीक है, सो प्लस करते हैं 4 7 11 8 9 13। ठीक है, सो 131 सीट्स हो गए। अब थोड़ी ओबीसीज मतलब अदर बैकवर्ड कास्ट भी आ गई, थोड़ी उनके लिए भी हुई। तो राउंड अबाउट समझ लो कि भाई 130 समझ लो आप लोग, राउंड अबाउट 140 समझ लो। चलो मेरे को नहीं पता है इतना, 150 मान लो। ठीक है, सो 543 में से सपोज 150 सीट्स तो ये मतलब इन लोगों को जाती है। सो तो 393 सीट्स बच रही है जनरल वालों के लिए। ठीक है, 550 में से 400 सीट सिर्फ बच जाती हैं जनरल वालों के लिए। ठीक है, सो जनरल वालों को इसमें अपनी जगह बनानी होती है और जनरल तो बहुत ज़्यादा है हमारे देश में। ठीक है, SC ST OBC तो हैं पर जनरल भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें आपको अपनी जगह बनानी है। आपको क्या अगर आप जनरल में हो तो आपको मान के चलना है कि आपके लिए 400 सीट्स हैं। ठीक है, आपको इन 400 सीट्स में जगह बनानी है। आप 543 मान ही नहीं सकते हो। ठीक है, अगर आप इलेक्शंस में खड़ा होने का सोच रहे हो, जो कि आप अभी फिलहाल नहीं हो सकते हो, आपको बहुत बड़ा होना पड़ेगा। तो जब भी आप सोचो, अगर आप जनरल में हो तो सोच के चलना कि 150 सीट्स तो पहले जा चुकी हैं आपके हाथ से, आपके पास अभी इतनी सीट्स ही हैं। तो देखो यहाँ पे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं, ठीक है, तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उनको पता था कि हमें रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी बना दें ताकि ये वीकर सेक्शन को दबाया ना जा सके। मे भी आज हमें लगता है हमारे साथ भेदभाव होता है, पर तब सच्ची में इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ठीक है, वीकर सेक्शंस को बहुत दबाया जाता था, स्कूल्स में अलग बिठाया जाता था, भेदभाव फुल किया जाता था, मतलब ओपनली उनको बुरा फील कराया जाता था, मंदिरों में नहीं आने दिया जाता था, सेम कुएं से पानी नहीं पी सकते थे। सच में इनके साथ इतने ज़्यादा भेदभाव हुए हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ये फैसले लेने पड़े हैं। ठीक है, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज उनको देनी पड़ी हैं कि भाई इनको ऊपर की पोजीशंस पे आना ही है। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशन देने का मतलब क्या हुआ कि उनको अच्छी सीट्स हमें, मतलब उनको ये लोग में से IAS भी बनने चाहिए, इन लोगों में से IPS भी बनने चाहिए, पुलिस वाले भी, मतलब हर जगह इनके लिए सीट्स छोड़ी गई हैं कि ना कि ये लोग आगे आए। ठीक है, सो आज ये लोग बहुत आगे आ चुके हैं। जो वीकर सेक्शंस हैं अब वो वीकर नहीं रहे हैं, अब नाउ दे आर वेरी मच डेवलप्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। अब हम ऐसी, ये हमारी सोच भी नहीं है, समाज की सोच भी बहुत सुधर गई है। अभी भी आप फ्रेंड बनाते हो, आप सरनेम पूछ के नहीं बनाते हो, फ्रेंड आप उसको बनाते हो जो आपके साथ आपकी क्लास में पढ़ता है, आपकी ट्यूनिंग अच्छी बैठती है, वो आपका फ्रेंड बन जाता है। ठीक है, कभी भी मेरे ख्याल से मेरा कोई बच्चा कभी भी कोई भी बच्चा फ्रेंडशिप या किसी के साथ उसकी कास्ट या उसका सरनेम पूछ के नहीं करता है। मेरा हर बच्चा बहुत ही मतलब ब्रॉड माइंडेड है। वो आप लोग एक सही तरह से, तो लोकसभा में 84 सीट्स हैं, SCs के लिए 47 है, STs के लिए। इन मैनी स्टेट्स सीट्स इन रूरल पंचायत एंड अर्बन म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशंस लोकल आर नाउ रिजर्व फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस। और आजकल तो अदर बैकवर्ड क्लासेस OBCs के लिए भी सीट रखी जाने लगी हैं। सिमिलरली 1/3 ऑफ द सीट्स आर रिजर्व इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज फॉर वुमेन। अभी हमारी जो औरतें हैं उनके साथ भी बहुत भेदभाव होता है, तो सरकार ने उनके बारे में भी सोचा है, उनके लिए भी 1/3 सीट्स रखी गई हैं। ठीक है, 1/3 सीट्स औरतों के लिए भी रिजर्व रखी गई है। ठीक है, सो रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज किस किस के लिए रखी गई हैं, रिजर्व सीट्स किस किस के लिए रखी गई हैं। 84 सीट्स रखी गई हैं शेड्यूल कास्ट के लिए, 47 सीट्स रखी गई हैं शेड्यूल ट्राइब के लिए, कुछ सीट्स अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए भी रखी गई हैं, और 1/3 सीट्स वुमेन के लिए। वुमेन भी वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी मानी जाती हैं, उनको दबाया जाता है पुरुषों द्वारा। मैरिज के बाद तो आप समझ लो उनकी लाइफ एंड ही हो जाती हैं, उनके अच्छे अच्छे करियर एकदम रुक जाते हैं। तो सरकार ने इसलिए उनके लिए सीट्स रखी हुई हैं कि औरतें ऐसा ना समझें कि करियर ख़त्म हो गया। सीट्स होंगी तो वो सोचेंगी ना कि हम भाई क्यों ना हम नेता बने, क्यों हम नेता बन सकते हैं, हमारे लिए सीट भी है। ठीक है, सो औरतें अच्छा सोचें, इसलिए सरकार सीट्स खाली रखती है, उनके लिए ही रखती है कि आपके लिए आप आगे आओ जैसे। ठीक है, सो
अब नेक्स्ट देखें इलेक्टोरल रोल क्या होता है। अच्छा, अभी हमने पढ़ लिया रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज, हमने पढ़ लिया इलेक्शंस होते हैं, फिर हमने पढ़ा कि भाई इलेक्शंस किस तरह से होते हैं, कितनी सीट्स होती हैं, क्या होता है। अब इलेक्शंस का प्रोसीजर क्या है, अब प्रोसीजर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले वोटर्स लिस्ट तैयार की जाती है। आपको पता है कुछ कुछ सालों में सर्वे होते हैं। हमारे घरों में जो हैं सरकारी स्कूल की टीचरें आती हैं बड़े फॉर्म्स लेके, और वो पूछती हैं कि आपके घर में जने कितने हैं, क्या क्या करते हैं, कौन क्या करता है, उम्र क्या है, ये सब पूछ के जाती है। तो वो क्या करते हैं, इनको वोटर्स लिस्ट तैयार करनी होती है। सो उसे इलेक्टोरल या वोटर्स लिस्ट कहा जाता है। इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन द लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट इज प्रिपेयर्ड मच बिफोर द इलेक्शन एंड गिवन टू एवरीवन। ठीक है, अगर आप वोटिंग कर सकते हो, ठीक है, आपके मम्मी, आपके पापा, मैं, हम सब, तो ये पहले से ही तैयार हो जाता है। पहले ही आके हमारा जो है लिस्ट बनाया जाता है और वो लिस्ट आगे पहुंचा दी जाती है कि भाई ये लोग वोट करेंगे। वोटर्स लिस्ट तैयार होती है और इस वोटर्स लिस्ट को इलेक्टोरल रोल और कॉमनली इसे वोटर्स लिस्ट भी कहा जाता है। इसको राजनीति की भाषा में इलेक्टोरल रोल और हमारी सादी भाषा में इसे वोटर्स लिस्ट कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जिन्हें वोटिंग करने का अधिकार नहीं भी है। वैसे राइट टू वोट सबको मिला हुआ है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वो ऐसा नियम है जिसमें हम इस दुनिया का एक मतलब इस हमारे इंडिया का एक जने को राइट करने का वोट करने का राइट है, अगर वो 18 साल से ऊपर है। एक जने को, चाहे वो मर्द हो, औरत हो, चाहे वो मर्द औरत ना हो, सबको अधिकार है। ठीक है। पर कब कौन से ऐसे कारण होते हैं कि कभी किसी को मना किया जाता है वोटिंग राइट के लिए। सम क्रिमिनल्स एंड पर्सन्स विद अनसाउंड माइंड। ठीक है, कुछ क्रिमिनल्स बहुत खतरनाक क्रिमिनल्स होते हैं और कुछ ऐसे लोग जिनका बुद्धि सही नहीं है, अनसाउंड माइंड है, अपने फैसले नहीं ले सकते हैं, कैन बी डिनाइड द राइट टू वोट बट ओनली इन रेयर सिचुएशंस। मतलब ऐसे जो क्रिमिनल लोग हैं और जिनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, उनको वोटिंग करने से मना कर सकती है सरकार, पर वो भी बहुत कम होता है। मोस्टली वोटिंग सबको करने देते हैं, सबको। ठीक है। सो नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, ये तो हुआ वोटिंग कौन कर सकता है। अब खड़ा कौन रह सकता है, अब उसकी बात, खड़ा कौन रह सकता है। इलेक्शन में खड़ा कौन होगा। एनीवन हु कैन बी अ वोटर कैन ऑल्सो बिकम अ कैंडिडेट इन इलेक्शन। अगर आप वोटर हो, मतलब आप वोटर हो, तो आप कैंडिडेट भी बन सकते हो। पर द मिनिमम एज फॉर अ कैंडिडेट टू कॉन्टेस्ट इन एन इलेक्शन इज 25 ईयर्स। पर जैसे वोटिंग में एज क्या होती है, 18 साल होती है, पर इसमें क्या है, एज 25 ईयर्स है। Every person who wishes to contest an election has to fill a nomination form and give some money as security deposit. Suppose मुझे इलेक्शन में खड़ा रहना है तो मैं एलिजिबल हूँ। ठीक है, मैं 25 साल से ऊपर हूँ, मैं एलिजिबल हुई। अच्छा, अब मुझे कॉन्टेस्ट करना है इलेक्शन, तो मुझे एक नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। एक फॉर्म आता है नॉमिनेशन फॉर्म, मुझे भरना पड़ेगा और मुझे सामने थोड़े से पैसे जमा करने पड़ेंगे एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। ठीक है। तो सपोज अगर किसी को भी मतलब आप में से तो कोई भी एलिजिबल नहीं है, आपके मम्मी पापा, ठीक है, वो दोनों एलिजिबल हैं, तो अगर आपको अपने मम्मी पापा को खड़ा कराना है इलेक्शन में, तो 25 साल से ऊपर एलिजिबल है, ऑब्वियसली आप उनके बच्चे हो तो एलिजिबल ही हुए। आप उनको नॉमिनेशन फॉर्म डाउनलोड करके भरवा दो और उनकी तरफ से पैसा भर दो एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। ठीक है। पर सामने पहले वो मानना चाहिए कि उनको खड़ा रहना है कि नहीं, ऐसे नहीं आपने खड़ा कर दिया उनको। ठीक है। सो एज पर सुप्रीम कोर्ट, अब देखो ऐसा नहीं है कि भाई सोचा और खड़े हो गए। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला अपने मम्मी पापा को खड़ा कर दो, नहीं, आपको और भी कुछ करना पड़ेगा। क्या करना है, एज पर सुप्रीम कोर्ट एवरी कैंडिडेट हैज टू मेक अ लीगल डिक्लेरेशन गिविंग फुल डिटेल्स ऑफ। सुप्रीम कोर्ट ने एक जाहिरनामा किया है कि अगर कोई कैंडिडेट खड़ा होना चाहता है इलेक्शन में, अगर मैं खड़ा रहना चाह रही हूँ, आपके मम्मी आपके पापा कोई भी खड़ा रहना चाह रहा है, तो उन्हें अपनी सारी डिटेल्स देनी पड़ेंगी, गिविंग फुल डिटेल्स। डिक्लेरेशन मतलब बाकायदा वकील के जो कहते हैं ना, उस लेटर पे पूरी डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। क्या डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट। मतलब भाई उसके खिलाफ अगर कोई क्रिमिनल केसेस पेंडिंग हैं, उसके बारे में डिटेल्स ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट्स, हिज और हर फैमिली। मतलब अगर कोई क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है कैंडिडेट के खिलाफ, उसके खिलाफ डिटेल्स ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट, हिज और हर फैमिली। और मतलब जो
कैंडिडेट की एसेट्स हैं, लायबिलिटीज़ हैं, ठीक है भाई। कैंडिडेट्स का प्रॉपर्टी के बारे में सारी डिटेल्स देनी पड़ेंगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो तीन चीज़ें आपको लिखित में सरकार को जमा करानी पड़ती हैं, बाकायदा वकील से। लीगल डिक्लेरेशन मतलब बाकायदा आपको वकील पे, मतलब स्टैम्प पेपर पे ये सब कराना होता है, करार जैसा होता है। क्या क्रिमिनल केस तो नहीं है आपके खिलाफ। एसेट्स लायबिलिटी मतलब आपकी प्रॉपर्टी पूरी दिखानी पड़ती है, आपकी मिल्कियत क्या है वो दिखानी पड़ती है, और आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये 3 चीज़ें दिखानी पड़ती हैं, ठीक है। अब इलेक्शन कैंपेन्स, इलेक्शन कैंपेन्स कैसे क्या मतलब अब इलेक्शन कैंपेन्स क्या हुआ, अब ये कौन सा शब्द आ गया, इलेक्शन कैंपेन्स, ये क्या होता है। तो देखो आप देखते हो जैसे बीच में आप 2019 के इलेक्शंस की बात करती हूँ। 2019 के इलेक्शंस में क्या हुआ था, 2019 के इलेक्शंस में मैंने खुद देखा था कि मेरे एरिया में एक को अब की बार मोदी सरकार की टोपी पहनी हुई थी। मैं जहाँ जा रही थी मुझे उनके मास्क, उनकी टोपियाँ। तो ये क्या है, ये एक्चुअली ये लोग कैंपेन करते हैं। जब इलेक्शन आते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज कैंपेनिंग करती हैं। कैंपेनिंग क्या होती है, कैंपेन करना मतलब अपने आप को प्रमोट करना, ठीक है। सो वो प्रमोशंस करती हैं, इसे कहा जाता है इलेक्शन कैंपेन्स। सो इन आवर कंट्री इलेक्शन कैंपेन्स टेक प्लेस फॉर अ 2 week पीरियड बिटवीन अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एंड द डेट ऑफ पोलिंग। हमारी कंट्री में जो इलेक्शन कैंपेन्स हैं, मतलब ये जो एडवर्टाइजमेंट हुआ, एक तरह का एडवर्टाइजमेंट ही हुआ ना, जो ये पार्टियां अपने लिए करती हैं, ठीक है, वोट दो करती हैं। तो ये इनका भी टाइम होता है। आप देखते हो अचानक से ये सब चालू हो जाता है, चारों तरफ चालू होता है, तो एक टाइम होता है। देखो, इन आवर कंट्री इलेक्शन कैंपेन्स टेक प्लेस फॉर अ 2 week पीरियड, 2 हफ्ते चलते हैं इलेक्शन कैंपेन्स, 2 हफ्ते चलते हैं बिटवीन द अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स। मतलब जब भाई कैंडिडेट, हम सब फॉर्म तो जमा करते हैं भाई मुझे इलेक्शन लड़ने हैं, पर वो लोग आपका फॉर्म एक्सेप्ट भी तो करें ना। तो जब वो फाइनल लिस्ट जाहिर करते हैं तब, और उसके बाद जब मतलब डेट ऑफ पोलिंग का मतलब जिस दिन इलेक्शन होना है, तो इन दोनों के बीच में जो 2 हफ्ते होते हैं, तो उन 2 हफ्तों में ही एडवर्टाइजमेंट करना होता है, मतलब इलेक्शन कैंपेन्स करनी होती हैं। इलेक्शन कैंपेन्स क्या होती हैं, ये लोग क्या करते हैं, सो ड्यूरिंग दिस पीरियड द कैंडिडेट्स कॉन्टेक्ट देयर वोटर्स। अब क्या करते हैं, कैसे वो अपने लिए एडवर्टाइजमेंट करते हैं, मतलब कैंपेनिंग करते हैं। द कैंडिडेट्स कॉन्टेक्ट देयर वोटर्स, तो वो सारे अपने जो भी वोटर्स हैं उनको जाके वो बात करेंगे, ठीक है, गार्डन्स में, एरियाज में, सोसाइटीज़ में, जगह जगह घूम के अपने वोटर्स को बोलेंगे कि भाई मैं खड़ा हो रहा हूँ, मुझे सपोर्ट करो। पॉलिटिकल लीडर एड्रेस इलेक्शन मीटिंग्स, और बहुत मीटिंग्स करते हैं वो अपने उनकी जो पूरी पार्टी के वर्कर्स हैं उनके साथ मीटिंग्स करते हैं। एंड पॉलिटिकल पार्टीज मोबिलाइज देयर सपोर्टर्स, मोबिलाइज मतलब अपने सपोर्टर्स को बोलते हैं घूम के मेरा प्रचार करो, मतलब वो हिंदी भाषा में बोलो इलेक्शन कैंपेन्स मतलब प्रचार करना, चुनाव प्रचार करना। तो अपना प्रचार करते हैं, ठीक है। आपकी सोसाइटी में भी आप देखोगे तो कई जो भाजपा वाले, कांग्रेस वाले होते हैं वो झंडा ही लगा देते हैं अपने टेरिस पे उनका कि भाई हम सपोर्टर्स हैं उनके। तो इस तरह से ये लोग क्या करते हैं, अपना प्रचार प्रसार करते हैं। इन इलेक्शन कैंपेन्स पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू फोकस पब्लिक अटेंशन ऑन सम बिग इश्यूज। अब ये ना इलेक्शन कैंपेन्स एक मतलब कैसे होता है, जैसे सेंसेशनलाइज करते हैं ये लोग, उसको बहुत ही तड़ाका भड़ाका देते हैं। कैसे, तो ये लोग है ना हर बारी नई स्लोगन्स लाते हैं। जैसे कि अभी मैंने 2019 इलेक्शंस की बात की, तो मोदी जी क्या लाए, अब की बार मोदी सरकार, ये इनका स्लोगन था, ठीक है। सो वैसे ये ना इलेक्शंस के टाइम ये नेता है ना, अलग अलग पार्टियां अलग अलग ऐसे स्लोगन्स लेके आते हैं भाई, जिससे वो दिखाते हैं कि हमारी पार्टी इस मुद्दे पे काम करेगी। जैसे पब्लिक का है ना पूरा फोकस उनकी पार्टी पे जाए, वो ना पब्लिक अटेंशन खींचना चाहते हैं इन मुद्दों पे। जैसे कि पहला एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ। एग्जाम्पल फर्स्ट, द कांग्रेस पार्टी लेड बाय द इंदिरा गांधी गेव स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ इन 1971। जो इंदिरा गांधी थी 1971 में, वो कांग्रेस पार्टी की लीडर थी, तो उस टाइम उन्होंने कौन सा नारा दिया था, गरीबी हटाओ, ठीक है, रिमूव पावर्टी। उस टाइम पावर्टी बहुत थी इंडिया में, तो उन्होंने गरीबी हटाओ जो दिया था, नारा दिया था, और इलेक्शन जीत गई थी, लोग खुश हो गए थे। फिर सेकंड है, एक एग्जाम्पल है जनता पार्टी
और 1977 में जनता पार्टी ने स्लोगन दिया था सेव डेमोक्रेसी, की डेमोक्रेसी को बचाओ, लोकतंत्र को बचाओ, सेव डेमोक्रेसी, ठीक है। सो वो उन्होंने नारा दिया था। तो ऐसे ये लोग अलग अलग नारों के साथ, वैसे और भी हैं एग्जाम्पल्स, ठीक है। सो एक और है, फिर एक थर्ड एग्जाम्पल है, ठीक है। सो थर्ड एग्जाम्पल है, ये थर्ड एग्जाम्पल है आपका, द लेफ्ट फ्रंट यूज द स्लोगन ऑफ लैंड टू द टिलर इन 1977। लेफ्ट फ्रंट पार्टी है, 1977 में उन्होंने नारा दिया था लैंड टू द टिलर, मतलब फार्मर को लैंड दो, वैसा नारा दिया था। इसके बाद एन.टी. रामा राव, द लीडर ऑफ द तेलुगु देशम पार्टी, एन.टी. रामा राव जो कि तेलुगु देशम पार्टी का लीडर था आंध्र प्रदेश में, उन्होंने स्लोगन दिया था प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ तेलुगुस इन 1983। उन्होंने स्लोगन दिया था कि भाई तेलुगुस का जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको प्रोटेक्ट करो। तो इस तरह से ये जो पार्टीज हैं अलग अलग स्लोगन्स देती हैं अलग अलग टाइम पे, ठीक है। तो मैं यहीं एंड करती हूँ। और फिर लास्ट हम देखेंगे कि भाई इनको क्या क्या रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। सो हमने अभी क्या देखा, हमने आज देखा, जब हमने चालू किया हमने देखा कि भाई हरियाणा में कैसे इलेक्शंस हुए थे, कैसे भाई कांग्रेस हटी थी, पावर से हट गई थी, कैसे एक चौधरी देवीलाल थे, वो उनकी पार्टी लोकदल कैसे जीत गई थी, 90 में से 76 सीट्स के साथ जीत गई थी, ठीक है। फिर हमने अलग भाई हमने पढ़ा कि इलेक्शंस क्यों चाहिए, फिर हमने पढ़ा कि इलेक्शंस डेमोक्रेटिक कैसे होते हैं, फिर हमने पढ़ा कि भाई पॉलिटिकल कंपटीशन होना अच्छा है, फिर हमने पढ़ा कि भाई डीमेरिट्स क्या हैं, जो इलेक्शन है उनके डीमेरिट्स क्या हैं, ठीक है। हमारे सिस्टम ऑफ इलेक्शन क्या है, ठीक है, लोकसभा और विधानसभा है। सो फिर जनरल इलेक्शन क्या होते हैं, बाय इलेक्शन क्या होते हैं, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होते हैं, हमने ये पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि भाई रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती हैं, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि भाई जो है सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से भाई कौन कौन इलेक्शन में खड़ा रह सकता है, इलेक्शन कैंपेन्स क्या होती हैं, ठीक है। हमने पढ़ा कि भाई इलेक्टोरल रोल क्या होता है, नॉमिनेशन कैसे किया जाता है और कौन वोटिंग नहीं कर सकता है, ठीक है। सो फाइनली हमने जो है हमने एंड कहाँ किया, हमने एंड किया यहाँ पे कि भाई नारे कौन कौन से नेता यूज करते हैं, ठीक है। सो हम यही एंड करते हैं कि कैसे कैसे कौन कौन से नारे ये नेता लोग यूज करते हैं, ठीक है। सो हम आगे कल पढ़ेंगे कि भाई कैसी कैसी चीटिंग भी करते हैं लोग, ठीक है, इलेक्शंस में। सो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। डू ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली एंड कंप्लीट योर whole lecture, write the whole lecture very very properly. Thank you.